नमस्कार दोस्तों। क्या मोदी जी ने डेटा बेच दिया है भारत का? जी हाँ, आधार का डेटा बेच दिया भारत का। वो भी किसको? एलन मस्क को बेच दिया है। आज मैं आपको एक ऐसा मुद्दा बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, इस मुद्दे को भी उठाएं और जानने की कोशिश करें कि आखिर ये हो क्या रहा है। कुछ वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने UIDIA या आधार डेटा अमेरिका को बेच दिया। स्टारलिंक जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उसने UIDAI जो कि भारत में आधार सिस्टम को मैनेज करती है, UIDAI से एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। सच पूछो तो अगर यह सच होता तो भारत के हर नागरिक के निजी डेटा यानी आपका डेटा वो भी अमेरिका में, तो क्या यह सच है या सिर्फ अफवाह? आज हम इसे पूरी तरह से समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे UIDAI क्या है, आधार डेटा की सुरक्षा कैसे होती है और क्या वास्तव में विदेशों को इसका एक्सेस मिला। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाए और गलत जानकारी फैलाते हैं। सच की बात साफ से बच जाओ, सच को पहचान लो, इंडिया की रियल चेंज। शाइल एक्सप्लेन देश को समझा दे। शाइल एक्सप्लेन सच। UIDIA और आधार क्या है, सबसे पहले जानते हैं UIDAI क्या है। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार की संस्था है। इसका काम है हर भारतीय को एक 12 अंकों की यूनिक पहचान देना। इसे हम आधार कहते हैं। सोचिए अगर आपको बैंक खाता खोलना हो या कोई सरकारी योजना का लाभ लेना हो तो पहले हमें पहचान प्रमाणित करनी होती है, लेकिन अब आधार से आपकी पहचान डिजिटल रूप से तुरंत सत्यापित हो जाती है। एक छोटी कहानी, मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसे बैंक में खाता खोलने में 2 दिन का समय लग गए थे क्योंकि कागज और दस्तावेज पूरे नहीं थे। लेकिन जब उसने आधार इस्तेमाल किया तो सब कुछ मिनट में खाता खुल गया। यही कारण है कि आधार हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। ध्यान रहे, आधार का मकसद है सिर्फ पहचान देना और सरकारी योजनाओं का लाभ आसान बनाना, न कि आपका डेटा कहीं और बेचना या ट्रांसफर करना। UIDAI का दावा है कि आधार की जानकारी केवल उसके अपने सुरक्षित सर्वरों पर ही रखी और प्रोसेस की जाती है। विदेशी कंपनियों के साथ UIDAI का अनुबंधन। अब जानते हैं विवादित हिस्से पर। 2017 में एक RTI के जरिए यह खुलासा हुआ कि UIDAI ने कुछ विदेशी कंपनियों के साथ अनुबंधन किया था। दोस्तों जरा इसे पढ़िए। रिटायर्ड कर्नल मैथ्यू थॉमस लगातार कोशिश कर रहे हैं कि UIDAI के जो कॉन्ट्रैक्ट विदेशी कंपनियों के साथ हुए हैं उन्हें रद्द कराया जाए। उनका कहना है कि यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। इन कंपनियों को कुछ सीमित डेटा तक पहुंच मिली, जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, जन्मतिथि, पता और मोबाइल नंबर। लेकिन ध्यान दें, यह डेटा पूरी तरह UIDAI के सुरक्षित सर्वरों पर ही प्रोसेस होता था। कोई भी कंपनी या व्यक्ति इसे अपने सर्वर पर नहीं रख सकता था। UIDAI ने इसका खंडन करते हुए कहा, हमारा डाटा सुरक्षित है और किसी विदेशी सरकार को नहीं दिया गया। एक कहानी याद आती है, किसी ने अफवाह फैलाना शुरू किया कि आधार बेच दिया गया अमेरिका को। लोग डर गए, बैंकिंग और मोबाइल सब रुक गया। लेकिन डेटा प्रोसेसिंग के लिए कुछ अनुबंधन हुए थे, डेटा नहीं बेचा गया। यह बात समझना जरूरी है ताकि अफवाहों में फंसकर डरने की जरूरत ना पड़े। कानूनी पहलू और अदालत की भूमिका। कई लोग पूछते हैं अदालत ने क्या कहा। 2022 में कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया UIDAI के विदेशी अनुबंधन रद्द किया जाए।
पर बाद में यह याचिका वापस ले ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा कि UIDAI को सुरक्षा के प्रक्रियाओं को और मजबूत करना चाहिए। मतलब साफ है कि कानूनी रूप से कोई आदेश नहीं है कि डेटा बेचा गया हो या किसी विदेशी सरकार को दिया गया हो। यह सिर्फ अफवाह है और कुछ लोग इसे फैलाकर डराते हैं। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता चिंताएं। अब बात करते हैं डेटा सुरक्षा की। सच यह है कि कुछ डेटा लीक की घटनाएं हुई हैं। 2018 में एक रिपोर्ट आई कि 500 में UIDAI के डेटाबेस तक पहुंच मिल सकती थी। एक्सिस बैंक और ई-मुद्रा जैसी कंपनियों पर अवैध डेटा एक्सेस के आरोप लगे हैं, लेकिन UIDAI ने तुरंत कार्रवाई की। सुरक्षा प्रक्रियाओं को और मजबूत किया गया। एक छोटा उदाहरण, मान लीजिए कि आप अपने घर का दरवाजा खुले छोड़ दें, कोई चोर अंदर आ सकता है, लेकिन अगर आप ताले बदल दें और कैमरा लगाएं तो चोर का कोई काम नहीं। UIDAI ने ऐसा ही किया, सुरक्षा बढ़ाई और डेटा सुरक्षित रखा। याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि डेटा अमेरिका को बेच दिया गया। UIDAI के सुरक्षा उपाय, डेटा एन्क्रिप्शन, सभी डेटा एन्क्रिप्टेड रहता है। सुरक्षित सर्वर, डेटा सिर्फ UIDAI के सर्वर पर रहता है। अधिकृत एक्सेस, कोई भी व्यक्ति या कंपनी बिना अनुमति डेटा नहीं देख सकती। कानूनी सुरक्षा, आधार एक्ट 2016 के उल्लंघन पर सख्त दंड। इसका मतलब है कि आपका डेटा सुरक्षित है और भारत सरकार इसे किसी को बेचती नहीं। अफवाह बनाम सच्चाई। अब बात करते हैं अफवाह की। सोशल मीडिया और वीडियो में अक्सर दावा किया जाता है कि मोदी जी ने UIDAI अमेरिका को बेच दिया। इतना डेटा रिक्वायर्ड है किसी भी कंपनी को भारत में पैर पसारने के लिए। स्टारलिंक को पैर पसारना है ना, जियो से लड़ना है, वोडाफोन से लड़ना है, आइडिया से लड़ना है। जितना डेटा रिक्वायर्ड है वो सारा डेटा आधार कार्ड पर अवेलेबल होता है और उसी आधार कार्ड से सिम कार्ड भी अप्रूव होता है और इंटरनेट कनेक्शन भी मिलता है। और सीधा कंपनी आई इंडिया में और आते से ही सबसे पहला उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया UIDAI से। अब बताइए इसका मतलब क्या है और क्यों मोदी जी चिल्ला चिल्ला के लाल किले से बोल रहे हैं कि भारत की IT इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है और खुद का काम उठा करके सरकारी काम दे रहे हैं किसको? अमेरिका की कंपनी को। असल में कोई प्रमाण नहीं है कि किसी विदेशी सरकार ने पूरा डेटा एक्सेस किया। कुछ कंपनियों को सीमित एक्सेस मिला, सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए। डेटा हमेशा सुरक्षित सर्वरों पर ही रहा। सीख, अफवाह पर विश्वास करने से पहले हमेशा स्रोत और प्रमाण देखें। निष्कर्ष और सलाह। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है, UIDAI भारत की संस्था है। विदेशी कंपनियों के अनुबंधन हुए थे, लेकिन डेटा सुरक्षित रहा। आधार बेचना या किसी विदेशी सरकार को ट्रांसफर करना कभी नहीं हुआ। आप खुद भी सावधान रहें। आधार नंबर किसी के साथ साझा ना करें। OTP और फिंगरप्रिंट्स का मिसयूज न होने दें। अफवाह पर विश्वास करने से पहले जांच करें। एक ऐसी जगह जिसे गूगल मैप भी नहीं दिखाता। जरा सोचो, एक परमाणु हमला या फिर देश पर अचानक हुआ आतंकवादी अटैक। चारों तरफ अफरा तफरी, सायरन की आवाज और हर इंसान अपनी जान बचाने की कोशिश में भाग रहा है। लेकिन अफरा तफरी में देश का प्रधानमंत्री अचानक गायब हो जाता है। न कोई हेलीकॉप्टर उड़ता दिखाई, न कोई काफिला सड़क पर। तो सवाल उठता है, वो गए कहाँ? भारत में ऐसे कई गुप्त बंकर और अंडरग्राउंड सुरंगें हैं जिनके बारे में आम जनता को लगभग कोई जानकारी नहीं है। ये जगह इतनी गोपनीय है कि अगर आप गूगल मैप पर भी ढूंढने की कोशिश करो तो आपको सिर्फ हरे भरे पेड़, खाली मैदान या सरकारी इमारत का टॉप व्यू मिलेगा। लेकिन इन सतहों के नीचे है एक ऐसी दुनिया जहां VIPs को दुनिया के सबसे सुरक्षित माहौल में छिपाया जा सकता है।
और वहां पहुंचने के रास्ते भी पूरी तरह सीक्रेट। आज हम इस वीडियो में उन्हीं गुप्त ठिकानों के बारे में बात करेंगे जहां प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स और टॉप आर्मी कमांडो किसी भी आपदा, युद्ध या आतंकवादी हमले के वक्त सुरक्षित रखते हैं। हम जानेंगे इन बंकरों का इतिहास, कहां-कहां बने हैं ये बंकर, इनके पीछे की तकनीकी और सुरक्षा, और आखिर में क्या ये सिर्फ सुरक्षा के लिए है या राजनीति का भी हिस्सा। हिस्ट्री ऑफ सीक्रेट बंकर्स इन इंडिया। भारत में गुप्त बंकरों का इतिहास। भारत में बंकर बनाने की कहानी आज से नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। आज से लगभग 50-60 साल पहले जब शीत युद्ध का दौर था, दुनिया के कई देश ने अपने नेताओं और सेना के लिए गुप्त अंडरग्राउंड बंकर बनवाए शुरू कर दिए थे। अमेरिका में मेट्रो 2 और ब्रिटेन में बर्लिंगटन बंकर इसके मशहूर उदाहरण हैं। भारत में बंकर बनाने की जरूरत महसूस हुई 1962 के चीन युद्ध और 1965 के पाकिस्तान युद्ध। उस समय हमारे पास कोई हाई सिक्योरिटी अंडरग्राउंड नेटवर्क नहीं था जो राष्ट्रीय नेतृत्व को युद्ध के समय सुरक्षित रख सके। लेकिन असली चेतावनी आई 13 सितंबर 2001 को जब भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ। उस दिन संसद भवन के भीतर तक आतंकवादी घुस गए थे। 2001 पर संसद भवन हमला लोकतंत्र पर सबसे बड़ा वार। नई दिल्ली, भारत के दिल पर आतंकी हमला। 13 दिसंबर 2001 वो दिन जिसने देश हिला दिया। निशाना भारतीय संसद भवन। हमले का तरीका गोलियों की बौछार और आतंक का तांडव। इसके बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कैबिनेट सदस्यों के लिए स्पेशल एस्केप टनल्स और बंकर सिस्टम बनाने की योजना तेज हो गई। जल्दी ही बनने जा रहा है 467 करोड़ का प्रधानमंत्री आवास कॉम्प्लेक्स, जिसमें पीएमओ और संसद भवन तक सीधा अंडरग्राउंड टनल कनेक्शन होगा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग, पहले 7 रेसकोर्स रोड से लेकर सफदरगंज एयरपोर्ट तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड सुरंग बनाई गई है ताकि किसी भी इमरजेंसी में प्रधानमंत्री सीधे एयरबेस तक पहुंचकर देश के बाहर निकल सकें या किसी सुरक्षित लोकेशन पर शिफ्ट हो सकें। इनसाइड द पीएम्स अंडरग्राउंड एस्केप रोटेज, प्रधानमंत्री के गुप्त अंडरग्राउंड सुरंगें। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक सुरंग है तो आप गलत हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए मल्टी लेयर एस्केप सूट्स बनाए गए हैं। कुछ सुरंगें सीधे एसपीजी हेडक्वार्टर से जुड़ी हैं, एक एयरफोर्स बेस तक, और कुछ शहर में बाहर बने गुप्त बंकरों तक। इन सुरंगों से सीसीटीवी, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, ब्लास्ट प्रूफ दरवाजे और जीपीएस जैमर लगे होते हैं ताकि इनकी लोकेशन का पता लगाना लगभग असंभव हो। 36,328 स्क्वायर फीट में फैला हुआ यह प्रधानमंत्री आवास कॉम्प्लेक्स दिल्ली के साउथ ब्लॉक के पास दारा सिकोह के रोड पर तैयार किया जाएगा। दिलचस्प बातें हैं कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री तक सीमित नहीं है। राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और सेना मुख्यालय, इन सभी में अंडरग्राउंड एग्जिट सूट्स मौजूद हैं जिनकी जानकारी सिर्फ चुनिंदा अधिकारियों को होती है। मोदी बंकर्स लॉस पर नागरिक बंकरों का नेटवर्क। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो जम्मू कश्मीर में से एक बड़े बंकर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। उन्हें मीडिया ने मोदी बंकर्स का नाम दिया। लोकेशन और संख्या: जम्मू, कठुआ, सांबा, पूंछ और
राजौरी जिलों में शुरुआत में 14,460 बंकर बनवाने की योजना थी। बाद में इसमें 4,000 और जोड़े गए। इंडिविजुअल बंकर 160 वर्ग फुट जिसमें 8 लोग रह सकते हैं। कम्युनिटी बंकर 800 वर्ग फुट जिसमें 40 लोग रह सकते हैं। ये बंकर बॉर्डर पर रहने वाले नागरिकों के लिए, ताकि पाकिस्तान के तरफ से होने वाली गोलाबारी के वक्त लोग सुरक्षित रह सकें। इनमें ब्लास्ट रेजिस्टेंट बॉल्स, वेंटिलेशन सिस्टम और बेसिक मेडिकल सपोर्ट होता है। सिक्योरिटी एजेंसी पर्सपेक्टिव, सुरक्षा एजेंसियों की नजर में बंकर, इन बंकरों की मेंटेनेंस और ऑपरेशन का जिम्मा मुख्य रूप से एसपीजी और आर्मी इंजीनियरिंग कोर के पास होता है। एसपीजी के लिए ये बंकर सिर्फ सुरक्षित ठिकाने नहीं बल्कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स भी है, जहां से किसी भी संकट के दौरान ऑपरेशन डायरेक्ट किया जा सकता है। ये बंकर परमाणु हमले, रासायनिक या जैविक हमलों जैसे आतंकवादी अटैक के दौरान वीआईपीज को जीवित रखने के लिए बनाए गए हैं। जैसा कि सीमाएं भी हैं, जैसा कि लंबे समय तक रहने के लिए डिजाइन नहीं किए गए बल्कि शॉर्ट टर्म इवोल्यूशन पॉइंट्स के तौर पर काम करते हैं। पॉलिटिक्स और पर सिक्योरिटी, सुरक्षा या राजनीति। कुछ लोग मानते हैं कि ये बंकर सिर्फ सुरक्षा के लिए है, लेकिन कुछ राजनीति विश्लेषकों का कहना है कि इनका नाम चुनावी मैसेज भी है। सरकार आपकी सुरक्षा का ख्याल रख रही है। जम्मू कश्मीर में लोकल लोगों के बयान भी मिलते हैं कि बंकरों की वजह से उन्हें सरकार पर भरोसा बढ़ा है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि कई बार प्रोजेक्ट अधूरे रह जाते हैं या मेंटेनेंस में कमी आ जाती है, जिससे इनकी उपयोगिता कम हो जाती है। दोस्तों, आपने जाना कि भारत के गुप्त बंकर कैसे काम करते हैं और कहां-कहां बने हैं, और कैसे प्रधानमंत्री और सेना के टॉप लीडर्स इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि भारत को और ऐसे बंकर बनाने चाहिए या हमें खुलेआम इसकी जानकारी नहीं देनी चाहिए ताकि सुरक्षा बनी रहे? आप दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस देश का प्रधानमंत्री कभी ऐसा बयान दे सकता है जिन्हें सुनकर लगता है कि हम कॉमेडी शो देख रहे हैं? कभी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कभी गधे से प्रेरणा लेने की बात करते हैं। कभी कैमरे पर बालू माथे पर लगाते हैं लेकिन असल में कुछ नहीं लगता, और कभी बच्चों जैसे एक्टिंग करते हैं। तो चलिए आज इन सब का करेंगे एक एक करके तगड़ा रोस्ट। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ, देश की बेटियां पढ़ाई, सुरक्षा और बराबरी की उम्मीद कर रही थीं, लेकिन मोदी जी ने नारा लगा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई साहब, ये कोई स्टैंड अप कॉमेडी शो नहीं है, ये देश का प्रधानमंत्री है। क्या बेटियों का मजाक उड़ाना सही है? क्या आप बताइए, ऐसे बयान पर माफी नहीं मांगनी चाहिए? मोदी जी कहते हैं मैंने गधे से प्रेरणा ली है। क्या बात कर रहे हैं? गधा भी हमें प्रेरणा देता है। गधा भी प्रेरणा देता है। अब आते हैं मोदी जी के मोटिवेशन पर। गधे से प्रेरणा लेने की बात, भाई गधा मेहनत करता है, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या देश चलाने के लिए गधे की तरह आंख मूंद कर मेहनत करना ही काफी है या दिमाग भी इस्तेमाल करना चाहिए? ये है न्यू इंडिया की न्यू फिलॉसफी। बेटी, ये लाइटें कब लगवाई गई यहाँ? आप आने वाले थे ना, इसलिए परसों ही लगाए। फिल्म डायलॉग रियलिटी में, फिल्म में लड़की कहती है कि आप आने वाले थे इसलिए बिजली कल ही लगवाई है। और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। और मोदी जी के शासन में भी गैस कल ही मिली। भाई ये सब क्या है?
रियलिटी है या फिर पूरा रिहर्सल किया गया ड्रामा? देख 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 कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी देख कमीने की। बालू वाला नाटक। हम दिखा, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। अब देखिए ये पब्लिक परफॉर्मेंस। बालू माथे पर लगाते हैं, कैमरे में पोज देते हैं, लेकिन क्लोजअप में माथा साफ। पूरा पब्लिक के स्टंट, नेता नहीं टीवी सीरियल का हीरो लग रहा है। तो मेरे लिए तो बड़ा सिंपल है, ऐसे लिया और ये गोबर जिनको रिफाइन करके लेना हो लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लेके। कितनी अच्छी चीज है। गोबर वाला सीन। ये देखिए कोई व्यक्ति गोबर खा रहा है और इसे आध्यात्मिकता बताया जा रहा है। विज्ञान की बात करने वाले देश में ये सीन देखकर हंसे या रोए क्या है ना, ये अंधभक्तों का नया ट्रेंड है, तो उनको नहीं समझा सकते, लेकिन ये वीडियो उन लोगों को आप दिखा जरूर सकते हैं। छात्रों पर लाठियां। जितना तो मजनू ने पिटा लैला के प्यार में, उससे ज्यादा नौजवान पिटाए भाजपा की सरकार में। स्टूडेंट अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो उन्हें इनाम मिलता है लाठियां। अच्छा पढ़ो, नौकरियां मांगो और पिटाई खाओ, क्या यही लोकतंत्र है? वो बताइए कौन करता है? आप बता देंगे, पूरा देश बता देगा। इशारों की बात ना करें, बहुत सारी चीजें हैं, मैं बोलना। बच्चों जैसी एक्टिंग। ये देखिए देश के पीएम पब्लिक के सामने बच्चों की तरह इशारे कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिया गजब बेइज्जती है। अरे भाई आप 2-3 साल के बच्चे नहीं हैं, देश के सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, थोड़ी तो सीरियस बनिए। A+B इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है A² + 2AB + B²। ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है? तुम तुम्हारी कमेंट्री बंद कर दो, बैठ जाओ नीचे। अरे मम्मी ये क्या पढ़ा रहे हैं मोदी अंकल? ये तो हमारी 4th क्लास का मैथ्स है। एक बात तो है भाई, मोदी जी का हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है हर बार। वो तो सही है राजनीति में भी, मैथ्स में भी, हर बार अपना ही आंसर सही बना लेते हैं। भाई ये है मैथमेटिक्स ऑफ पॉलिटिक्स। देख 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 कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी देख कमीने की। जहाँ लॉजिक नहीं बस क्लैप चाहिए। मोदी जी आपको पता है ये मैथ का फॉर्मूला जो अभी पैदा हुआ है उसको भी याद होगा। क्या बात कर रहे हैं? और आप, अरे यार इस पद से इस्तीफा दो यार। वोट चोर हो तुम। दोस्तों ये सिर्फ रोस्ट नहीं है बल्कि रियलिटी है, और नेता कोई भी हो सवाल पूछना हमारा हक है। ये जरूरी है कि हम सिर्फ तालियां ना बजाएं बल्कि सच को भी देखें। क्या आपको लगता है कि ऐसे बयान देने वाले नेताओं को पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए? और जरा सोचो अगर तुम्हें एक दिन बताया जाए कि तुम्हारा वोट अब कोई मायने नहीं रखता, चुनाव सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं और असली फैसले कहीं बंद कमरों में लिए जाते हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या सच में दुनिया में ऐसा प्लान चल रहा है कि धीरे धीरे लोकतंत्र को कमजोर कर दिया जाएगा? आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट 2025 की, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र खत्म करने की सबसे बड़ी प्लानिंग है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आज हम एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो पूरी दुनिया में विवाद का कारण बन चुका है, प्रोजेक्ट 2025। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन कई एक्सपर्ट का दावा है कि अगर इसे सच में लागू कर दिया गया तो लोकतंत्र की जड़ें हिल सकती हैं। प्रोजेक्ट 2025 क्या है?
सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रोजेक्ट 2025 है क्या। ये एक बड़ा पॉलिसी प्लान है जिसे अमेरिका की कुछ कंजर्वेटिव रूढ़िवादी थिंक टैंक्स ने मिलकर बनाया है। इसका मकसद है कि अमेरिका में एक खास पार्टी की सरकार आती है तो वे पहले 180 दिनों के अंदर देश का पूरा सिस्टम बदल देंगे। ये सिर्फ एक किताब या रिपोर्ट नहीं है बल्कि एक मैनुअल है कि सरकार को कैसे चलाना, यानी सीधा शब्दों में कहें तो ये सत्ता को पूरा कंट्रोल करने का रोड मैप है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये योजना ऐसा देश बनाने की कोशिश है जो इसके लिए नहीं बल्कि केवल चुनिंदा लोगों के लिए होगा। यानी ये प्लान बिना कांग्रेस की मंजूरी के भी लागू किया जा सकता है, ऐसा इनका दावा है। किसने बनाया प्रोजेक्ट 2025? प्रोजेक्ट 2025 के पीछे अमेरिका की हेरिटेज फाउंडेशन नाम की संस्था है। ये संस्था 1970 के दशक से कंजर्वेटिव एजेंडा पर काम कर रही है। इसमें हजारों पन्नों का डॉक्यूमेंट है। करीब 4000 से ज्यादा लोग शामिल होकर गाइडलाइन बना चुके हैं और कहा जा रहा है कि इसे लागू करने की तैयारी भी हो चुकी है। करीब 43 लाख लोग अपना ओवर टाइम का हक खो देंगे। लगभग 4 करोड़ अमेरिकियों की खाने की मदद कम कर दी जाएगी। लोकतंत्र खतरे में क्यों कहा जा रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल कि लोग क्यों कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र खत्म करने की योजना है। सत्ता का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। प्रोजेक्ट 2025 के अनुसार राष्ट्रपति को बेहद ज्यादा शक्तियां देने की बात की गई है। मतलब संसद, अदालत और संस्थाओं की शक्ति कम हो जाएगी। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है चेक एंड बैलेंस, यानी सत्ता बंटी हो। स्वतंत्र संस्थाओं पर हमला। इसमें कहा गया है कि अमेरिका की बड़ी संस्थाएं जैसे FBI, न्याय विभाग और यहाँ तक कि मीडिया, इन सबको कंट्रोल करने की रणनीति है। सोचो अगर मीडिया और जांच एजेंसी सरकार के अधीन हो जाए तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? नागरिक अधिकारों पर असर। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें नागरिकों की आजादी, महिलाओं के अधिकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को कमजोर करने वाले पॉइंट्स हैं। यानी धीरे धीरे जनता की आवाज दबाने की रास्ता। जरा इसे ध्यान से पढ़िए। इससे करीब 2,20,000 नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। ये खतरे केवल अंदाजे नहीं हैं बल्कि असली प्लान है जो पहले से लिखित रूप में मौजूद है। धर्म और राजनीति का मेल। प्रोजेक्ट 2025 में साफ झलकता है कि धार्मिक विचारों और राजनीतिक फैसलों पर हावी किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। प्रोजेक्ट 2025 से आने वाले खतरों से निपटने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें समझना होगा। प्रोजेक्ट 2025 में शामिल सबसे खतरनाक प्रस्ताव इन्हें संदेह एजेंसियों और कट्टर दक्षिणपंथी कार्यपालिका के जरिए लागू करने की योजना है। भारत का दुनिया पर असर। अब सवाल ये उठता है कि इसका भारत पर क्या लेना देना है। दोस्तों, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर वहाँ लोकतंत्र कमजोर होता है तो इसका असर बाकी देशों पर भी पड़ता है। याद रखना, जीव हत्या पाप है, शाकाहारी है हम। अब एक और जिंदा लड़की को चिता पे जला रहे थे सब इकट्ठा कर, मतलब मुर्गा मांस में जीव है और लड़कियां को जिंदा जला दिया गया, उसमें जीव नहीं है। तो याद रखना ये चीज, संविधान है तो हम सब हैं। वरना जब बोलबाला ऐसे लोगों का होगा तो याद कीजिएगा जब संविधान नहीं था ना अंग्रेज थे। भारत जैसा देश जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और बढ़िया लोकतंत्र कहते हैं, उस पर भी दबाव पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में बदलाव होगा।
और लोकतंत्र विरोधी ताकतों को और हिम्मत मिलेगी। सोचो अगर अमेरिका जैसे देश में लोकतंत्र गड़बड़ाता है तो भारत जैसे देश में जनता की आवाज कितनी कमजोर हो सकती है। अफवाह और सच्चाई। अब जरा ये समझना जरूरी है कि क्या प्रोजेक्ट 2025 सच में लोकतंत्र खत्म करने का ब्लूप्रिंटर है या फिर ये बस एक राजनीतिक डराने की रणनीति है। अफवाह है। कुछ लोग इसे तानाशाही का मैनुअल कह रहे हैं। इंटरनेट पर ये दावा किया जा रहा है कि अगर ये लागू हुआ तो चुनाव बस दिखावा रह जाएगा। कई लोग इसे लोकतंत्र की मौत बता रहे हैं। सच्चाई, असल में ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसे कोई भी सरकार अपनाए या न अपनाए उस पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें लिखी गई बातें सच में लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। यानी खतरा असली है, लेकिन इसका असर तभी होगा जब इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा। लोकतंत्र का असली संकट प्रोजेक्ट 2025 तो बस एक उदाहरण है। असल संकट ये है कि आज भी पूरी दुनिया में लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है। नेता जनता की बजाय सत्ता बचाने में ज्यादा रुचि रखते हैं। मीडिया स्वतंत्र नहीं रह गया और जनता को भावनाओं के नाम पर भड़काया जा रहा है। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म करने की योजना पहले से ही चल रही है। जनता के लिए मैसेज। दोस्तों, लोकतंत्र तभी बचता है जब जनता सतर्क रहे। अगर जनता ही सवाल पूछना बंद कर दे तो नेता और सिस्टम मनमानी करने लगेंगे। प्रोजेक्ट 2025 जैसे प्लान हमें ये याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं बचता, बल्कि जागरूक नागरिक बनने से बचता है। तो दोस्तों, सवाल सीधा है, क्या प्रोजेक्ट 2025 लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है या फिर ये सिर्फ पॉलिटिक्स प्लान है जिसे जरूरत से ज्यादा डरावना बनाकर पेश किया जा रहा है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तय है, अगर जनता सो जाएगी तो लोकतंत्र सच में खत्म हो जाएगा। अब आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? क्या आप भी देशभक्त हैं? कमेंट में अपनी राय लिखें। और हाँ भाई, ये जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो लोगों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो लोग जागरूक नहीं होंगे। तो सबसे पहले लोकतंत्र को बचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी मर्जी